छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार में है प्रधानमंत्री मोदी। कहा छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जाने का काउंटडाउन शुरू। पीएम मोदी ने मुंगेली में कहा कांग्रेस सत्ता के बंटवारे का एग्रीमेंट बनवाने वाली पार्टी। चौबीस घंटे में दिल्ली की हवा हुई जहरीली। दीपावली की सुबह AQI 202 किया गया दर्ज, लेकिन अब पहुंचा 900 पार। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद हुई आतिशबाजी। महाराष्ट्र में फिल्म थिएटर के अंदर फोड़े पटाखे, मची भगदड़। फिल्म टाइगर 3 के शो के दौरान हुआ हादसा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तरकाशी टनल में हुआ हादसा। 24 घंटे से फंसे 40 मजदूर, जल्द निकालने की है उम्मीद। प्लास्टर न होने से 50 मीटर का धंसा हिस्सा। हैदराबाद के नामपल्ली में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। 6 लोगों की झुलसकर हुई मौत, 3 गंभीर रूप से हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा खबरों के साथ। हनुमानगढ़ के रावतसर रोड से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है, जहां कार की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। साथ ही कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि तेज गति से आ रही कार के आगे अचानक नीलगाय आ जाने के कारण कार अनियंत्रित हो गई और आगे चल बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कार पलट गई। कुचेरा शहर में दिन भर बाजार में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। साथ ही शहर में साज सजावट भी देखने को मिली। लोगों ने जमकर मिठाइयां और उपहार खरीदे। शहर में बड़ा बाजार से लेकर पुरानी बैंक, पोस्ट ऑफिस, नगर पालिका तक भारी संख्या में लोग बाजार में घूमते नजर आए। इसी के साथ दीपावली के मौके पर कई अस्थायी दुकानें भी लगाई गई। अजमेर के घुघरा ग्राम में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर 5-6 से दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोदाम मालिक का कहना है कि उसका लगभग 10 लाख का माल जलकर राख हो गया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने ग्राम घुघरा में बने गोदाम को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आसपास में आबादी क्षेत्र है और यहाँ पर लोग किराए पर गोदाम लेकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। आज जो हादसा हुआ है उससे ग्रामीण दहशत में है। आगे चलकर ऐसा कोई हादसा ना हो, इसलिए लोगों ने गोदाम को यहां से हटाने की मांग की। एक कबाड़े का गोदाम है घोघरा रोड पर, जयपुर रोड पर, घोघरा गांव में। मैं यहाँ पर रात में 12 बजे तक सोया, फिर एक चक्कर और जगह रात में, और सुबह कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और सुबह दिन के बाद आग लगी इसमें। मेरे को फ़ोन करा करीब 8:30 बजे, हाँ, कि तेरे गोदाम में आग लग गई। तो मैं आया तो यहाँ पर काफ़ी लोग थे। 12-13 महीने हो गए। इसके लिए मैंने चलाने के लिए बैंक से मेरी चीज़ रख के और कर्ज भी ले रखा है। मेरी बीवी की, मेरी बोटियाँ की चीज़ गिरवी रख के बैंक लोन भी ले रखा है, करीब करीब 10 लाख का। हाँ, साथ नहीं, जनहानि नहीं हुई कुछ। कुचेरा शहर से एक घर में घर वालों की गैरहाजिरी में चोरी का मामला सामने आया है, जहां देवेंद्र दास निवासी अकेली के घर पर रात को चोरी हुई। सुबह रिश्तेदार उनके घर पर गए तो वहां ताला टूटा हुआ देखकर मकान मालिक देवेंद्र दास को कॉल किया और चोरी की खबर दी। देवेंद्र दास ने कुचेरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम के द्वारा जगह पर लगे CCTV कैमरे की मदद से आरोपियों की खोज की जा रही है। पीड़ित के मुताबिक चोरी हुए सामान की कुल कीमत सोना और चांदी समेत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है।
चोर रात्रि घर में घुस रहा है, करीब 2-3 तोला सोना बतावे और लाख 1.5। रोहट थाना क्षेत्र के 4 लेन हाईवे 62 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया। हादसे के बाद से कार चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। थाना इस्लाम नगर प्रभारी हरेंद्र सिंह ने पुलिस स्टाफ के साथ गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए मिष्ठान, फल, मोमबत्ती, फूलझड़ी आदि बांटी और दीपावली की बधाई दी, जिसके लिए लोगों ने काफी उत्साह देखने को मिला। कुशीनगर में देवपोखर स्थित मुख्य बाजार में दीपावली की शाम एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद दुकान में रखे 5 सिलेंडर एक एक कर ब्लास्ट हो गए। गनीमत रहेगी कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आसपास की 2 दुकान से आग की वजह से प्रभावित हुई है। सूचना मिलने पर 1 घंटे बाद पुलिस फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शिमला बावरी द्वारा अपने चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। कार्यालय का शुभारंभ श्री गणेश मंदिर के पास हुआ। इस मौके पर संबोधित करते हुए शिमला बावरी ने आमजन से भारी मतों से जीतने का आह्वान किया। इस दौरान नंदलाल छाबड़ा, जगदीश जाखड़ समेत कई कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र दीपावली के अवसर पर शहर में जगह जगह विशेष रोशनी देखने के लिए गए। इस दौरान राज्यपाल ने 1.5 घंटे तक बाजार में रोशनी का आनंद लिया। साथ ही उन्होंने कई स्थानों पर गाड़ी रुकवाकर घरों और व्यावसायिक संस्थानों पर की गई रोशनी का अवलोकन भी किया। झोटवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनसंपर्क किया। साथ ही जनता से भाजपा के पक्ष में सरकार बनाने की अपील की। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने क्षेत्र के बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद और युवाओं का समर्थन मिलने के साथ ही जनसंपर्क के दौरान राज्यवर्धन ने कहा कि प्रदेश में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में उमड़ रहा जनसैलाब बता रहा है कि अब की बार यहां भाजपा की लहर नहीं बल्कि सुनामी है, जिसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्योंकि राजस्थान की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन नारी का अपमान, किसानों, युवाओं के साथ वादा खिलाफी को बिल्कुल नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्षेत्र में घर घर जाकर दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। साथ ही शेखावत वरिष्ठ भाजपा नेता सूर्यकांत व्यास जी के निवास पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान शेखावत ने वोट देकर जिताने की अपील भी की। जनसंपर्क के दौरान मंत्री शेखावत की दोनों बेटियां भी उनके साथ नजर आई। अशोक गहलोत बसपा के विधायकों का अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन सचिन पायलट ने अपने सामने खड़े बसपा के प्रत्याशी को ही अपने पक्ष में ले लिया। जी हां, टॉक में बसपा को बड़ा झटका लगा है। बसपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा ने मतदान से पहले ही सचिन पायलट को समर्थन दे दिया। सचिन पायलट ने भी इस पर बयान देते हुए कहा कि अशोक बैरवा के साथ आने से पार्टी को बल मिलेगा। कि आज अशोक बैरवा साहब ने क्योंकि समय पर विड्रॉ नहीं कर पाए थे अपना नामांकन, लेकिन उनका मन क्षेत्र के साथ है, हम लोगों के साथ है, हमारे विचारधारा के साथ है। उनका सहर्ष मैं स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है इससे चुनाव में हम लोगों को और बल मिलेगा। और ये एक दलित परिवार से आते हैं और इनकी जो उम्मीदें हैं क्षेत्र की, इन सबको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूँ। और इन्होंने आज, ये हैं तो बसपा के उम्मीदवार, लेकिन अब समय निकल गया है, उस समय अल्प समय था तो विड्रॉ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज उन्होंने समर्थन दिया है। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इनसे आने का हमारे को बल मिलेगा।
झुंझुनू जिला परिषद सीओ जवाहरलाल चौधरी चिड़ावा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत चिड़ावा एसडीएम ब्रजेश गुप्ता के द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर किए गए कार्यों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान तहसीलदार कमलदीप पूनिया, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, बीडीओ रण सिंह चौधरी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं एसडीएम साहब को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने परमानेंट स्वीप हट बनाई है। ये एक नवाचार है और जो यहाँ से आसपास से जितने भी वोटर्स हैं, लोग हैं, गुजरते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि ये क्या चीज़ है, तब ये इसके ऊपर लिखे हुए सारे संदेश पढ़ते हैं। और आज सभी लोगों ने आकर के इस हट के ऊपर एक बार फिर शपथ ली है। तो इस प्रकार से स्वीप के अंदर अलग अलग तरीके से नवाचार किए जा रहे हैं। आपको दिख रहा है कि हमारे पहना वो जो शर्ट है उसके ऊपर आगे और पीछे लिखा है कि झुंझुनू ने ठाना है और 100% मतदान करना है। तो ये मैसेज देता है कि भी हमारे यहाँ हर वोटर को वोट करना है। 25 तारीख को मॉर्निंग में जो टाइमिंग दिया हुआ है 7 बजे से 6 बजे तक टाइमिंग भी बढ़ाया गया इस बार, तो कोई वंचित नहीं रहे। और हम तो चाहते हैं कि झुंझुनू की जो वोटिंग है 100% रहे, लेकिन किसी भी हालत में 85-90% तक जाए तो झुंझुनू का मान और सम्मान देश और दुनिया में बढ़े। ऐसी हमारी सभी की मंशा है। बस्ती विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र मीणा ने करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों में चुनावी अभियान के तहत ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। मीणा के स्वागत के लिए ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने मीणा को फूल माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया। गांवों में महिलाओं ने भी मंगल गीत गाकर मीणा को अपना समर्थन दिया। इस दौरान मीणा ने युवाओं से क्षेत्र के विकास के लिए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और ग्रामीणों से वादा किया कि विधायक बनने पर विकास में कोई कमी नहीं आएगी। आजादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी आज भी टोंक जिले के निवाई पीपलू विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में यहां के ग्रामीण उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। चुनाव से पहले कई नेता इन गांवों में वोट लेने आते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ऐसा ही गांव दौलतपुरा है। यहां की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने कई बार सांसद व विधायक को अवगत करवाया है, लेकिन गांव के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर केवल आश्वासन ही प्राप्त हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जो सरकार बनेगी वो दौलतपुरा में सुविधाओं को ला पाएगी या नहीं। आज़ादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी आज कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त हम गांव दौलतपुरा जो कि निवाई पीपलू विधानसभा में है, यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य सरकारें बनी, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से आज गड्ढे हैं। कहीं विकास के दावे किए गए, लेकिन वह दावे कहीं ना कहीं सरकार को मुँह चिढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों कई सालों से लगातार विकास के दावे हुए और बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज ये गांव एक ऐसा गांव है जो आज मूलभूत सुविधाओं हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। सर देखिए, आज़ादी के कई साल बाद भी आज ऐसा गांव है। ये गांव हमारा बहुत बड़ी परेशानी वाला गांव दौलतपुरा जो गांव जोड़ा में आता है, यहाँ पोलिंग बूथ भी नहीं है, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। तो ये सारा अब की बार जब सरकार बनेगी तो हम इसे पूरा रोड बनाने का प्रयास करेंगे। सर देखिए, बात करें पिछले दिनों भी आपकी सरकार बनी तो आपने इस गांव उधर से जोड़ दिया ना, आड़ी क्लास जोड़ दिया। इस बार इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ा रोड से, जैसे इनकी सुविधाएं बढ़ सकें। पंचायत क्वार्टर भी है और पंचायत क्वार्टर से सुविधाओं से बहुत वंचित है गाँव, ये वास्तव में मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रयास करेंगे। बिल्कुल। ये रामनिवास जी थे कांग्रेस से, जो भारतीय जनता पार्टी से, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से, जिनका कहना है कि पिछले दिनों जोड़ा गया है, लेकिन जो वर्तमान की ग्रामीणों की दशा है, किस तरीके से जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में यहाँ से लोगों को ले जाया जाता है। जब एम्बुलेंस, कई बार ऐसे भी मामले हुए हैं जहाँ पर एम्बुलेंस फंस गई, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना हुआ, लेकिन आज यहाँ से प्रचार प्रसार के लिए वाहन गुजर रहे हैं जो गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लाना किस तरीके का जागरूक होगा, क्या विषय होगा, ये आगामी दिनों में होगा, लेकिन गांव दौलतपुरा आज भी मूलभूत सुविधाओं से ये तरस रहा है। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी, निवाई टोंक।
चाकसू में कांग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी के खिलाफ विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। चुनाव जनसंपर्क के दौरान लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके पलटवार में वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पक्ष के साथ कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस तरह के माहौल बना रहे हैं। भरसक कोशिश भी की जा रही है। चाकसू में विकास के कामों के साथ कांग्रेस सरकार की योजनाओं का आम जनता को खूब लाभ मिला। इससे भाजपा के लोग बौखला गए हैं। विरोध कोई नई बात नहीं है। चाकसू से कांग्रेस भारी वोट से चुनाव जीतेगी। बीकानेर में दिवाली पर रामायण का उर्दू में वाचन यानी उर्दू में लिखी रामायण पढ़ी जाती है और रामायण का वाचन मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। इस कार्यक्रम में मुस्लिम और हिंदू समाज के सभी लोग शामिल होते हैं। उर्दू में लिखी रामायण का वाचन करने वाले जाकिर अदीब ने बताया कि यह परंपरा करीब 25 से 30 सालों से चली आ रही है और एडवोकेट उपाध्याय चंद्र कोचर की प्रेरणा से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। फैलाना और जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, हमारी जो मिली जुली तहजीब है, और हम ये तहजीब आज की नहीं सैकड़ों साल की तहजीब है, जहाँ हम मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे के देवताओं की, एक दूसरे की पीरों की हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। इसी मकसद को जाहिर करना है, लोगों तक पहुंचाना ही पैगाम मैन है। जो उर्दू में इसको मंजूम किया गया छंद के अंदर है, कुछ मैं इसके वाक्य सुनाता हूँ आपको कि ताज पोशी की खुशी में एक कयामत हो गई, ताज पोशी की खुशी में एक कयामत हो गई, कह कही को रामचंद्र जी से अदावत हो गई, सुबह होते होते। नदी से नदी जोड़ो अभियान के तहत क्षेत्र के कालक बांध में यमुना नदी बांडी नदी से जोड़कर ईआरसीपी ईस्टर्न कैनाल का पानी लाने की मांग की गई। जहां कालक बांध भराव संघर्ष समिति की ओर से वंदे भारत के सौजन्य कालक बांध पर 1.25 लाख दीपक जलाए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे पड़े कालक बांध की ओर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। टीम वंदे भारत के राष्ट्रीय संयोजक दीनदयाल जाखड़ ने बताया कि इस दौरान महायज्ञ और प्रकाश दास महाराज के विशाल भजनों का प्रोग्राम रखा गया, जिसके बाद शाम के समय 1.25 लाख दीपक जलाए गए, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। टोंक जिले में लक्ष्मी पूजन के दिन सुबह गुर्जर समाज द्वारा छठ भरने का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्ण नवीन वस्त्र धारण कर निश्चित जगह पर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद अपने पूर्वजों को तर्पण किया जाता है। छठ भरने की रस्म में बैल बनाई जाती है, जो कि आंधी, झाड़ू, डाब, चीला आदि के पत्तों से बनाया जाता है। इसके बाद भोग लगाकर प्रदेश में खुशहाली समृद्धि की कामना की जाती है। दीपावली पर्व की शुभारंभ से पहले लक्ष्मी पूजन के दिन सुबह गुर्जर समाज के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और छठ भरने की रस्म अदा करते हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। देखिए, आज छठ भरने की रस्म हुई है, किस तरीके से लोग पहुंचते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, जो हिंदू संस्कृति है उसमें गुर्जर समाज ही एक ऐसा समाज है जो छठ भरता है और बाकी के जो समाज है वो सभी श्राद्ध भरते हैं। अब जो गुर्जरों का है, ये छठ भरने में ही उनका जो बड़े पूर्वज है उनके भोग लगाया जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। देखिए, इससे पहले बात करें कि गुर्जर समाज यहाँ छठ भरने से पहले किस तरीके की तैयारी गुर्जर समाज की ओर से की जाती है? जोरों शोरों से तैयारी होती है। प्रत्येक इंसान अपने हिसाब से अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं और वो सुबह पहले बिना कुछ खाए पिए यहाँ आते हैं। यहाँ रस्म पूरी होने के बाद में फिर घर जाके फिर खाना खाते हैं एक दूसरे की। देखिए, बात करें आज काफ़ी युवाओं को मैं देख रहा हूँ, कहाँ से लोग आते हैं, किस तरीके से आप एक मंच होता है, क्या संदेश एक संस्कृति और समृद्धि का प्रदेश में दिया जाता है? जिसे गाँव में से कोई भी मजदूरी के लिए बाहर रहता है या कोई सर्विस करता है, जयपुर रहता है, अदर जगह कहीं पे रहता है, वो इस दिन यहाँ पे आता है और ये जो छठ भरने की रस्म है इसमें शामिल होता है। बिल्कुल, बाहर जगह से रहने वाले लोग इस दिन इकट्ठा होते हैं। कुछ युवा मौजूद हैं, जोड़ना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखो जी, हमारे गुर्जर समाज के अंदर छठ भरने का एक
पारंपरिक तरीके से शुरू से चला आ रहा है। इसको हम क्या है बेल बेल बनाते हैं जिसमें डाब होती है और चीले के पत्ते होते हैं और आंधी जाड़े का पेड़ होता है, उसको एक मल के एक रस्सा तरीके का बनाया जाता है एक बड़ा सारा। उसको फिर सभी भोग लगा के और आराम से जल के अंदर प्रवाहित करते हैं। ये हमारी रस्म होती है एक तरीके की। देखिए यहाँ बात करें तो काफ़ी संख्या में बुजुर्ग थे, बच्चे भी थे, तो उन बच्चों को अगर बात करें तो किस तरीके से बच्चों का यहाँ पर किस तरीके का योगदान होता है, किस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया चलती है? देखो जी, ये एक तरीके से रस्म है कि जो नवजात शिशु पैदा होता है ना, उसको बेल के लगाते हैं और उससे भी भोग विलास करा के उसकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरीके से पीढ़ी का राज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। देखिए कुछ युवा और भी है, उनसे भी जोड़ना चाहेंगे। यहाँ पहुँचते हैं तो किस तरीके से भोग की प्रक्रिया रहती है, क्या क्या भोग में लगाया जाता है? भोग में खीर, फलके और शक्कर, घी, ये भोग लगाया जाता है। देखिए बिल्कुल जो राजस्थान संस्कृति रही है जिसमें खीर फलके हैं, इनका भोग लगाया जाता है। कुछ और भी युवा है, उनसे भी जोड़ना चाहेंगे। आप क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे, आज एक जगह इकट्ठा हुआ, कैसा लग रहा है दीपावली को, किस तरीके से सेलिब्रेट किया? मैं गांव से दूर बात काम करता हूँ जयपुर के अंदर, और साल में 2 ही बार आता हूँ, या तो दीपावली पे या होली पे। और ऐसे मौके भी दूर से आकर के यहाँ पे सब भाइयों के साथ में रहता हूँ। बिल्कुल ये युवा है जिनमें काफ़ी खुशी है। आज गुर्जर समाज की ओर से छाट बढ़ने की रस्म अदा की गई है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि छाट बढ़ने की रस्म के लिए बेल बनाई जाती है, बेल बनाने के बाद जल में प्रवाहित की जाती है और अपने पूर्वजों उनको तर्पण किया जाता है। कैमरामैन राजेंद्र गुर्जर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट काजोड़ गुर्जर, नवतेज टीवी टॉक। डीडवाना में दीपावली से एक दिन पूर्व रात्रि को मांडना परंपरा निभाई जाती है। इसी कड़ी में महिलाएं और युवतियां सायंकाल में सज धज कर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पहुंची और आंगन में रंग बिरंगे मांडने बनाने में जुट गई। महिलाओं ने दुकानों में पीली मिट्टी, गोबर आदि से आंगन को लेपा और चुनिंदा गेरू से अत्यंत ही कलात्मक मांडने बनाए। इस मौके पर दुकानदारों ने भी महिलाओं को मिठाइयां देकर और उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर श्रेष्ठ 3 मांडनों को चुनकर पुरस्कृत करने के लिए नगरपालिका के निर्णायक दल ने शहर का भ्रमण किया और मांडनों का निरीक्षण किया। हमारे यहाँ ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और जब से हम शादी होके आए हैं तब से हम भी निभा रहे हैं। इससे घर के अंदर रिद्धि सिद्धि का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, कारोबार में वृद्धि होती है, हर कार्य से ये शुभ होता है। इसलिए हम ये परंपरा निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर की बात करें तो बीकानेर हर तरह के फूल व अलग अलग तरह की मालाओं से सजा है। बीकानेर के फूल विक्रेताओं की माने तो यहां पर कोलकाता, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अनेक जगहों से फूल यहां बिकने आए हुए हैं और फूल विक्रेताओं का कहना है कि हमारे यहां अलग अलग तरह की माला और माता लक्ष्मी के चढ़ने के लिए विशेष रूप से कमल मंगवाए गए हैं। तो मैं बीकानेर की जनता को दीपावली के पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूँ। बीकानेर में फूलों की अभी दीपावली के मौके पे काफी गिराकी है। साथ में साथ चुनाव चल रहे हैं तो उसके भी साथ में इस बार क्या कुछ खास फूल? कमल के फूल विशेष मंगाए गए हैं। लक्ष्मी पूजन के लिए कमल के पुष्प मंगाए जाते हैं। कमल है, गुलाब है, गुलदावदी है, अलग अलग तरह के मालाओं में गुल बहार की माला है और लिली की माला है, रजनीगंधा की माला है, क्या खास तौर से मंगाए जाते हैं। कितने दिन लंबी चलती है? ये लंबी 5-7 दिन चल जाती है। 15 नवंबर को बलोत्रा जिले के बायतू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बायतू में सभा स्थल और हेलीपैड का दौरा किया। साथ ही पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ विशाल आम सभा की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद कैलाश चौधरी, बालोतरा जिला अध्यक्ष बाबू सिंह, दिलीप पालीवाल भी शामिल रहे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बधाई दी। सीपी जोशी ने अपनी शुभकामना संदेश में कहा कि यह पर्व दीपों के उजास में जीवन की उत्सव धर्मिता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कामना की है कि रोशनी का यह त्योहार हम सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए और हमारा राष्ट्र सदा सुख, समृद्धि और सौभाग्य से अलौकित हो। इसी के साथ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने भी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पंजाब के जिला फिरोजपुर के गांव सायदे में जमीनी विवाद और पैसों के लेन देन के चलते गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें मामा ने अपने ही भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। भाई जी दो तरह के लड़ियां लड़ाई झगड़ा होया जी, पैर वज्जा मुंडे जी, पैर वज्जा का नाम कुलवीर सिंह पुत्र है चौन सिंह वासी मोड़ के सैदे के मोड़ के। लुधियाना में देर रात गिल चौक पुल पर तेज रफ्तार से आ रही थार ने दो अलग अलग बाइकों पर सवार युवकों को बेरहमी से कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि बाइक थार के नीचे ही दब गई। हादसे में 4 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसके बाद कार चालक ने गाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। घटनास्थल पर लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी योगन ने गाड़ियों में पड़ी शराब की बोतलें और एक चेन को कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। करीब 4 माह पहले दफन गए 1.5 वर्षीय बच्ची फलक के शव को एसडीएम सचिन यादव की मौजूदगी में पुलिस टीम ने खुदाई कर शनिवार को बाहर निकलवाया। मामले में न्यायालय के आदेश पर करीब 1 माह पहले आरोपी सूफियान गुफरान, मोमिया खातून व शीबा पर हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। अब डीएम की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने टीम के शव को कब्र से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला थाना क्षेत्र अलीगंज क्षेत्र के बिरोजपुर सूरापुरा गाँव का है। बीते 9 जुलाई की रात्रि में 1.5 वर्षीय फलक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मां रुखसार फातिमा ने अपने पट्टीदार सूफियान गुफरान, मोमिना खातून व शीबा पर अपनी पुत्री की हत्या करने के आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है। कार्रवाई न होने पर न्यायालय में अर्जी दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह ने बीते 5 अक्टूबर को थाना अलीगंज पुलिस मुकदमा दर्ज करवाया है, विवेचना करते हुए आदेश दिया है। और वो खत्म। कल दिनांक 10 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के एक आदेश हुआ था, जिसके क्रम में सूरापुर बिरोजपुर ग्राम में एक 1.5 वर्षीय बच्ची का जो दफन हो चुका था, उसको मेरी उपस्थिति में वीडियोग्राफी के माध्यम से उसको निकलवाना था और उसको पोस्टमार्टम के लिए फिर अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेजना था। उसी की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दर्ज हुआ है। 22,23,000 दीपकों को एक साथ प्रज्वलित कर अवध विश्वविद्यालय के 25,000 वॉलंटियर्स ने अपने नाम एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 25,000 से अधिक वॉलंटियर उस वक्त बहुत आनंदित हुए जब उन्हें पता चला कि उन्होंने पुनः एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में खुद की शानदार उपस्थिति दर्ज करवाई है। आखिरकार अयोध्या का जो दीपोत्सव था, दीपोत्सव 2023 वो संपन्न हुआ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज हो गया है 22 लाख
23,000 दीपक जले हैं। हमारे साथ अयोध्या में जो है संत महंत बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महाराज जी, आज एक साथ 22,23,000 दीपक जले हैं, क्या संदेश जाएगा? संदेश तो आज 7वां साल है और आज विश्व रिकॉर्ड करके मानो सनातन, पूरे विश्व के सनातन को एक करने का और एक संदेश दिया है कि राम जी के हम सारे संतान हैं और राम जी ही हमारे पुराने जो है परंपरा के हैं। महाराज जी, आज जो हर्षोल्लास देखा जा रहा है और 22 जनवरी को पहले रामलला टेंट में रहते थे, लेकिन 22 जनवरी 2024 को वो महल में विराजमान होने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के एक वास्तविक जो सुख है, आनंद है, जिसकी जो आनंद सिंधु सुख राशि हम लोग गाते थे रामायण के चौपाइयों के माध्यम से, आज प्रत्यक्ष हृदय में वो आनंदित महसूस हो रहा है। और जिस दिन टेंट से रामलला हमारे उस पक्के मकान में जाएंगे, उस दिन पूछना ही कि राम राज्य की स्थापना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। एक सवाल और है महाराज जी आपसे कि जब 1990 में दंगा हुआ था, संत महंत जो बलिदान हुए, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी याद करने का विषय है, उनके नाम से भी दीपक जले। वो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, उनको भुलाया नहीं जाएगा। उनका नाम भी उस राम मंदिर में अंकित रहेगा और उनके लिए तो उन्हीं के लिए तो है, उन्हीं के पुण्य प्रताप से हम लोग आज अपने नेत्रों से देख रहे हैं। महाराज जी ने कहा है कि जो बलिदानी है उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज जो हो रहा है, ये सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और लोगों से बात करेंगे, क्या संदेश दे रहे हैं अयोध्या से आप? अयोध्या में इस वर्ष जो दिव्य दीपोत्सव हुआ है, उससे हम पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बना रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है, 22 जनवरी को रामलला अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। काफ़ी प्रतीक्षा की है पूरे भारत ने इस गौरवशाली समय के लिए, और हम सभी देशवासियों को, पूरे विश्व को इसी शुभ अवसर पर दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को राम देता हूं। तो अयोध्या है और अयोध्या में भव्य दीप उत्सव मनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं दर्शकों को महंतों के द्वारा जो भजन है उसको भी सुनाने का जो है प्रयास करेंगे। महाराज जी, कुछ अयोध्या में आप मौजूद हैं, कुछ भजन सुनाइए दर्शकों को। भजन तो सुनाते ही रहेंगे। पहले आप अयोध्या के बारे में ये जानिए कि जिस अयोध्या में जीवित ग्रेनाइट पकड़े जाते थे, ग्रेनेड पकड़े जाते थे, आतंकवादी हमले होते थे, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का कोई एक भी मंत्री अयोध्या नहीं आता था, पूरा का पूरा सरकार का कार्यकाल बीत जाता था। उस अयोध्या में आज 50 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, मुख्यमंत्री आए हुए हैं, राज्यपाल आए हुए हैं, आने वाले समय प्रधानमंत्री आएंगे। 50 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं आकर के। इससे बड़ी बात अयोध्या की क्या हो? ये स्वयं में भजन है, ये अपने आप में आनंद का विषय है। अयोध्या में आज 23 लाख से ज़्यादा दीपक जल करके प्रज्वलित होगा और पूरे कार्यक्रम में एक कुत्ता चूं तक नहीं किया। किसी की हिम्मत है इस प्रकार का कार्यक्रम करवा देने का? साहस है किसी का? या तो राम जी में है या तो योगी जी में है, दोनों हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। दर्शकों के लिए कुछ भजन? दर्शकों के लिए भजन यही है कि अयोध्या में आकर के आवास लें, निवास लें, कुछ दिन तक आनंद करें, वही भजन है। महाराज जी ने बताया कि जो है पहले अयोध्या आने से जो लोग डरते थे, आज उसी अयोध्या में योगी की सरकार है और उसी अयोध्या में 54 देशों के जो राजदूत हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं और इस दीप उत्सव में शामिल हुए हैं। दीप उत्सव जो संपन्न हुआ, इसमें वॉलंटियर्स की अहम भूमिका हुई, क्योंकि 24 लाख दीपक को बिछाना, उसके बाद उसमें तेल बाती डालना, उसके बाद जलाना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वॉलंटियर्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी करेंगे। ये एक अहम जिम्मेदारी थी वॉलंटियर्स के ऊपर, क्योंकि 24 लाख दीपक बिछाना और जलाना अपने में एक बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे? 3 दिन हम लोग को पूरा टाइम लगा है। सुबह 7 बजे से लेके हम लोग को रात के 7 बज जाते थे घर वापस जाते जाते, तो बहुत मेहनत की है सबने ही लगातार। 1 वीक आप कह सकते हैं हम लोग सुबह आए और शाम को गए, और ये जो 3 दिन था इसमें तो और ही टाइम लगा है और सबने बहुत अच्छे से काम किया और बहुत मज़ा भी आया, थकान भी नहीं लगी, बिकॉज भगवान जी का काम था, तो इट वॉज ऑल गुड। 22 जनवरी को रामलला अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं और खुशी होगी।
आज दीप उत्सव में इतनी खुशी है तो तब तो और खुशी होगी। तब तो बहुत ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी। और वॉलंटियर से बात करेंगे क्योंकि वॉलंटियर्स की ही अहम भूमिका होती है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, यही जय श्री राम के नारे लगाइए, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाओगी कुछ गाओगी? बिल्कुल, ये अयोध्या है तो अगर कुछ भजन भी है तो उसको भी दर्शकों को जरूर सुनाइए। शुरू करो। शुरू करिए। राम आएंगे तो अंगना पधारो, सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, राम आएंगे और जग के पाप मिट जाएंगे। और वॉलंटियर से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, हमें बहुत यहाँ पे इस बार बहुत ही ज़्यादा अलग सब कुछ था, क्योंकि हम इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने यहाँ पे आए हैं। जो 24 लाख दियों का हमने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। हम अपने कॉलेज अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ एज अ वॉलंटियर आए हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ इस बार 5 दिन का प्रोग्राम हमारा किया गया था, जिसमें आज ये 5वां आखिरी और सबसे बड़ा दिन है, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की है। बहुत ज़्यादा हमारे अयोध्या को सजाया गया है। यहाँ पे जो हमारा अयोध्या है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। ऐसे ही जैसे राम जी वापस आए थे तब लगा था, वैसे ही आज भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि राम जी वापस हमारे आए। बिल्कुल, राम जी वापस आए हैं अयोध्या में, वो माहौल भी दिख रहा है और त्रेता युग की अयोध्या दिख रही है। दादा कहाँ से आप? मैं गोंडा से हूँ। गोंडा से। गोंडा और अयोध्या दोनों जुड़ा है। अयोध्या के बॉर्डर पे गोंडा है। क्या कहेंगे, भव्य दीप उत्सव मनाया गया है? बहुत ज़्यादा भव्य दीप उत्सव मनाया गया। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से अयोध्या का जानिए कायाकल्प हो गया है। आप क्या कहेंगे? हर साल से अब की बार अच्छा मनाया गया है। ये सब मोदी योगी का ही है। जो अयोध्या है आज के डेट में वो योगी मोदी का दिया। बिल्कुल, जो यहाँ पे भगवान श्री राम से जिनकी आस्था जुड़ी वो लोग आए, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्रदेश में व देश में भाजपा की सरकार है तो सनातन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और लोगों से बात करेंगे। जो भव्य व दिव्य दीप उत्सव मनाया जा रहा है, 7वां दीप उत्सव है और इस बार अयोध्या ने दीपों को जो जलाने का काम है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। क्या कहेंगे? अच्छी बात है, योगी बाबा की देन है, भाजपा की देन है कि इतना बढ़िया हो रहा है यहाँ पर। इससे पहले तो कभी नहीं होता था। जब से भाजपा सरकार आई है जब से अच्छा हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये जो भगवान श्री राम से जिनकी आस्था है, आप देख रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम का जो नारा है वो गूंजायमान हो रहा है। और लोगों से बात करें, वॉलंटियर से। जी बताइए। यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी की अनुभूति हुई। आने में तो बहुत दिक्कत हुई हम लोग, लेकिन बहुत सी बाधाएं भी आई, उससे नाक कर हम लोग अयोध्या राम मंदिर पर पहुँचे हैं। बिल्कुल, पूरी अयोध्या जो है वो राममय है, राममय है। जय श्री राम के नारों से गुंजायमान है। आपको बता दें कि अयोध्या ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार नया रिकॉर्ड बनाकर अयोध्या में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 22,23,000 दीपों को जो है प्रज्वलित हुए हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है और कहीं न कहीं अयोध्या से देश व विश्व को एक बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि 24 देशों के जो राजदूत थे वो मंच पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थे। कहीं न कहीं अयोध्या को एक अच्छा संदेश जाता है। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाने का जो आगाज था वो शुरू हो चुका है। लगातार 2 दिन से दीपक बिछाए गए और उसके बाद आज दीपक दिए में तेल डाला गया, दीपक बाती लगाई गई। लेकिन अब जो है उस दिए को जलाने का काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो 24 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं। ये अयोध्या में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, क्योंकि अयोध्या में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दीप जलाए जाने वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है अयोध्या, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर हर वर्ष एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। हम यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे।
कहाँ से हैं आप? अयोध्या से ही। वॉलंटियर से? जी जी। कब से मेहनत कर रहे हैं आप? ये 3 दिन हो गए। क्या संदेश दे रहे हैं? अयोध्या से यही संदेश दे रहे हैं कि जो हमारा ये दीपक जल रहा है, इससे जो है भारत में खुशहाली आए और राम राज स्थापित हो। बिल्कुल, जो दीपक जल रहा है, इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं राम राज लाने के लिए दीपक जलाया जा रहा है। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया? क्या नाम है? मेरा सुरभि श्रीवास्तव। सुरभि जी, आप दीपक जला रही हैं, क्या जी। संदेश दे रही हैं? जी, हम ये संदेश देते हैं कि हमारे अयोध्या में अब राम राज आ गया है और जैसे दीपक जला के यहाँ घाट रोशन हो रहा है, वैसे सबके जीवन में रोशनी फैले। बिल्कुल, घाट पे जो दीपक जलाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं रामराज आने का जो संदेश है वो दिया जा रहा है। और इससे जो दीपक जल रहा है, दीपक के प्रकाश से ये लग रहा है कि अयोध्या से ही रामराज की जो शुरुआत है अयोध्या से होगी, क्योंकि अब कुछ अभी हाल ही में एक कैबिनेट बैठक हुई थी, वो भी अयोध्या से ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरजीत शर्मा के साथ प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। देश में लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। शनिवार को जनपद एटा के अलीगंज कस्बा स्थित मान्यवर गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, प्रदेश सचिव लोकसभा प्रभारी फर्रुखाबाद ने बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। लोकसभा चुनाव 2024 को कैसे जीता जाए, इस मुद्दे पर बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। साथ ही समाजवादी पार्टी की नीतियों को भी बताया। बैठक के दौरान सपा विधानसभा अध्यक्ष सुभाष शाक्य, इंजीनियर नूर मोहम्मद, फहीमुद्दीन वारसी, राम ब्रजेश यादव, देवेंद्र सिंह राठौड़, सुनील सक्सेना, सीताराम यादव मौजूद रहे। ये जीत का मसला तो बाद में है, उससे पहले जो दीपावली का पर्व है, इस दीपावली के पर्व पर जहां हम सब लोग आज एकत्रित हुए और ये हमारा समाजवादी परिवार है, इस परिवार की खुशियों में शरीक होने के लिए मैं और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय काजी साहब के साथ में समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और जोनल प्रभारियों को जो विशेष अभियान है वोट बढ़ाने के लिए, जो चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश है, उसी के संबंधित आज हम सब लोगों ने यहाँ पर मीटिंग करके और भविष्य के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हम सब लोग एकत्र हुए और आप सबको दीपावली की बहुत। गोरखपुर के तेंदुआ टोल प्लाजा पर आज दोपहर में अचानक राजस्थान से आ रही एक बस में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान से 45 यात्रियों को लेकर गोरखपुर आ रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें, इस अग्निकांड की घटना में किसी भी प्रकार से जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा है। बहरहाल आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। बस में मौजूद कंडक्टर और ड्राइवर ने बताया कि शायद आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगने की वजह से बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बस में रखा हुआ यात्रियों का सामान भी जलकर खाक हो गया। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये सामान उतार रहे थे, सवारियाँ उतार रहे थे और अचानक से पीछे से गाड़ी में आग लग गई। हम भिवाड़ी से आए और यहाँ गोरखपुर देवरिया जा रहे थे।
कुशीनगर जिले कसिया तहसील एक बार फिर जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण बहन के लिए एक भाई तहसील में धरना दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होने के बाद भी न तो कोई अधिकारी सुन रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधियों को इसके धरने पर बैठने से कोई फर्क है। आरोप है कि हल्का लेखपाल द्वारा परिवार के लोगों का जाति प्रमाण पत्र न बनने पर तहसील के जिम्मेदारों को शिकायत की गई। इस पर खार खाए हुए लेखपाल उसके परिवार में जाति प्रमाण पत्र न जारी करते हुए परेशान कर रहे हैं। साथ ही लेखपाल के प्रभाव में कोई अधिकारी भी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं इन आरोपों को लेखपाल और कसिया तहसील के एसडीएम ने सिरे से खारिज कर दिया है। मेरी समस्या है कि मैं अपने बहन का जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 19 अक्टूबर को आवेदन किया। लेखपाल के पास मैं गया आवेदन पे रिपोर्ट लगाने के लिए, तो लेखपाल द्वारा यह कहा गया कि मैं जब तक हल्का में कार्यरत हूं तब तक आपके बहनों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। उसके बाद मैं फिर तहसीलदार साहब से मिला कि लेखपाल द्वारा यह कहा जा रहा है, तो तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि मैं इसमें क्या करूं, लेखपाल का काम है जाति प्रमाण पत्र बनवाना। उसके बाद 21 अक्टूबर को तहसील दिवस लगा था, संपूर्ण समाधान दिवस एडीएम द्वारा अध्यक्षता किया गया था। मैं वहां भी प्रार्थना पत्र दिया, वहां पर भी कोई मुझे न्याय नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं 25 अक्टूबर को एसडीएम साहब को लिख के दिया। 27 अक्टूबर को मैं डीएम साहब को लिख के दिया कि मेरा अगर काम 3 नवंबर तक नहीं होता है, मेरे हल्का के लेखपाल मेरा संवैधानिक अधिकार वंचित किए हैं, मुझे पिछले 1 वर्ष से मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे न्याय नहीं दे रहे हैं। 3 नवंबर तक अगर उनका हल्का चेंज नहीं होता है तो 4 नवंबर को मैं तहसील दिवस जिसमें डीएम साहब अध्यक्षता करेंगे, उस दिन से मैं धरने पे बैठूंगा उनका हल्का चेंज करवाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।